औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं क्लास? आप लोग खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा WPNA का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूटी है डेफिनेटली। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैक्सवेल इक्वेशंस या वेव के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर मीडियम का क्या अफेक्ट होता है और मीडियम की वजह से इन बेसिक रिलेशंस में क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमने बड़ा डिटेल में कल देखा था। उससे पहले हमने बाउंड्री कंडीशंस देखी थी कि बाउंड्री कंडीशंस बेसिकली क्या होती हैं, बाउंड्री कंडीशंस क्या, किसको हम बाउंड्री कंडीशन कहते हैं, और बाउंड्री कंडीशंस जो है वो मैक्सवेल इक्वेशन के ऊपर किस तरह अफेक्ट करती हैं। फिर बाउंड्री कंडीशंस जो हैं उनकी वजह से जो इक्वेशंस प्रोड्यूस होती हैं यूजिंग द बेसिक इक्वेशंस, उस पर क्या अफेक्ट पड़ता है बाउंड्री के ऊपर, और मीडियम के ऊपर जब वेव ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या सिनेरियो प्रोड्यूस होता है और क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ये सब हमने कल यानी कि लास्ट क्लास में बड़े जो है वो डिटेल में देखा था। ये बाउंड्री कंडीशंस हमने जो है वो उनकी इक्वेशंस को जो है मॉडिफाई किया था यूजिंग द बेसिक इक्वेशंस फॉर डी बी एंड जे, और हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो इससे फाइंड आउट की थी। इसको हमने स्केलर फॉर्म में भी देखा था। इसी तरह हमने आपसे कहा था कि इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है जिसमें जो है वो क्रॉस और डॉट की पैरामीटर्स आ जाते हैं। और इसके बाद हमने देखा था जी कि टाइम वेरिंग पोटेंशियल जो हैं वो क्या होते हैं, और पोटेंशियल्स को किस तरह रिलेट किया जाता है फील्ड्स के साथ, और फील्ड्स को किस तरह सोर्सेज के साथ कनेक्ट किया जाता है। उसमें हमने एक अप्रोच, पहली अप्रोच देखी थी, दैट इज जिसके दो पार्ट थे। एक थी ह्यूरिस्टिक अप्रोच जिसमें हमने आपको बताया था कि वी और ए कैसे हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद उसी का दूसरा पार्ट था, वो था रिटार्डेड रिटार्डेड पोटेंशियल्स, जिसमें हमने रिटार्डेड डिले को जो है वो यूज़ किया था। तो हमारी इक्वेशंस जो हैं वो ह्यूरिस्टिक अप्रोच से थोड़ी सी डिफरेंट हो गई थी क्योंकि इसमें रिटार्डेड का जो है वो कंपोनेंट ऐड हो गया था। सेकेंडली जो है आज जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइम वेरिंग पोटेंशियल्स की जो दो मेथड्स थे उसमें जो दूसरा मेथड है आज हम उसको देखेंगे, और दैट सेकंड मेथड इज कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशंस अप्रोच। पहली अप्रोच जो थी वो ह्यूरिस्टिक अप्रोच थी जिसमें रिटार्डेड पोटेंशियल्स भी थे। दूसरी जो अप्रोच है दैट इज कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशन अप्रोच। इसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे, देखेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन अप्रोच जो है फॉर टाइम वेरिंग पोटेंशियल्स किस तरीके से काम करती है, इसका बेसिक जो है डेफिनेशन क्या है और उसका मैक्सवेल इक्वेशन पे क्या असर होता है। अच्छा जी, मैक्सवेल इक्वेशन अप्रोच में जो है पोटेंशियल्स को रिप्रेजेंट या उसको ड्राइव करने के लिए जो अप्रोच इस्तेमाल की गई है वो इस्तेमाल की गई है यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन। यानी कि ऊपर आपने जो अप्रोच इस्तेमाल की थी पोटेंशियल्स को, टाइम वेरिंग पोटेंशियल्स को ड्राइव करने के लिए, वो आपने इस्तेमाल की थी ह्यूरिस्टिक अप्रोच, और उसमें आपने एक और कंपोनेंट ऐड किया था दैट इज रिटार्डेड पोटेंशियल्स। इस ह्यूरिस्टिक अप्रोच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स की जो इक्वेशंस थी उनको इस्तेमाल किया था, उसमें आपने टाइम वेरिंग के कंपोनेंट को ऐड किया था। मैक्सवेल इक्वेशंस में आप मैक्सवेल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए जो है वो पोटेंशियल्स को ड्राइव करोगे। और पोटेंशियल्स को ड्राइव करना क्यों ज़रूरी हो, कल भी हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल्स इज बेसिकली डिफाइन करेंगे कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो जो है पोटेंशियल से ही प्रोड्यूस होती है। मैंने आपको कल पूरी स्ट्रिंग इसकी स्ट्रिंग बताई थी। पोटेंशियल्स क्रिएट होंगे या जनरेट होंगे तो फिर करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा तो पोटेंशियल और करंट यानी वोल्टेज और करंट मिल के जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंपोनेंट्स को जो है वो डिसाइड करेंगे, और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आपकी
इस्टेब्लिश होगी और फिर वो डेफिनेटली उसको आप एनालाइज करेंगे। तो मैक्सवेल इक्वेशंस को या रिवर्स इंजीनियरिंग की है, मैक्सवेल इक्वेशंस को इस्तेमाल किया है या रिलेट किया है पोटेंशियल्स के साथ। उसमें स्टार्ट किया है जिस इक्वेशन से, दैट इज बी इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए। बी इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए क्या है जी? बी इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए का मतलब ये है कि आपकी जो मैग्नेटिक पोटेंशियल है वो बराबर है मैग्नेटिक फ्लक्स के। यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल जो है वो बेसिकली कि जितना होगा उतना ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ये एक जर्नल इक्वेशन है। इस जर्नल इक्वेशन को इस तरह लिखा गया है। फिर उसको कंपेयर किया गया है मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन से, दैट इज डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस बी। यानी कि पहले ये कहा गया कि जी इट इज बाय डेफिनेशन इट इज नोन दैट कि जितना मैग्नेटिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स आपको नजर आएगा। बिल्कुल सही बात है, बाय डेफिनेशन ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन एट द अदर एंड ये भी है कि हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो मौजूद है फॉर बी। तो मैक्सवेल इक्वेशन फॉर बी क्या कहती है जी? मैक्सवेल इक्वेशन फॉर बी ये कहती है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उतना आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। यानी कि ये इससे भी एक पीछे की बात कर रही है कि ए जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा? ए प्रोड्यूस होगा ई से। तो ये इसमें डायरेक्ट इन्होंने रिलेशन दे दिया है कि ई जो है सेकंड इक्वेशन में, ई जो है वो ये डिसाइड करेगा कि बी कितना होगा। अब दोनों बातें, ये मैक्सवेल इक्वेशन है और ये बाय डेफिनेशन है, ये दोनों बातें सही हैं। अब दोनों बातें सही है तो इन दोनों का हमें कंपेयर करना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया जी आगे 2.76 एंड 77 को। तो जी आपके पास इनको कंपेयर किया आपने, तो डेल क्रॉस ई बी जो है जी इस डावा बाय डावा टी, डावा बाय डावा टी डेल क्रॉस है, ठीक है जी। यानी हमने डेल क्रॉस ई और डेल क्रॉस ए को जब कंपेयर किया तो आपने कहा कि यहाँ जो डेल क्रॉस ई है दैट इज द डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बी। और यहाँ आपने कहा कि जब बी आप डेल क्रॉस ए ले रहे हैं तो ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू डेल क्रॉस ई। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके ये रिजल्ट निकला। इसको आपने सॉल्व किया तो ये डेफिनेटली डेल जो है वो डेल ऑपरेटर है। तो ये जो डेल ऑलरेडी जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव का कॉम्बिनेशन है इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ए जो है उसके ऊपर ये टाइम डेरिवेटिव अप्लाई हुआ, ये हो गया माइनस डेल क्रॉस ए डॉट, ठीक है जी। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप इन दोनों को ऐड करा लें, ठीक है जी। कैसे ऐड करा लें? डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल क्रॉस ए। जब डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल क्रॉस ए होगा तो यहाँ आके ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया डेल क्रॉस ई प्लस डेल क्रॉस ए डॉट विच इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है जी। यानी कि एक कंपैरिजन आपने ये किया, इन दोनों इक्वेशंस का एक कंपैरिजन आपने ये किया एडिशन की सूरत में, और एक आपने कंपैरिजन किया जो है वो मल्टीप्लिकेशन की सूरत में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है जी। अब इसको आप मजीद एलोबरेट करेंगे तो डेल दोनों में कॉमन है, डेल आपने कॉमन ले लिया, क्रॉस ई प्लस ए हो गया ये। यानी डेल क्रॉस जो है वो आपने कॉमन निकाल लिया और ई को ए के साथ ऐड करा दिया। तो ए के ऊपर डेफिनेटली आपने बताया था कि ए जो है वो टाइम डेरिवेटिव है, तो ए के ऊपर डॉट आपको नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इक्वेशन में कुछ मौजूद नहीं है तो वो जीरो के इक्वल है। फिर ये कह रहे हैं जी डेफिनेटली ई प्लस ए जो है ये मिल के बना रहे हैं gradient of scalar, therefore setting e plus a we get e as। अब अगर आप e plus a को स्केलर का ग्रेडियंट लेते हैं तो ये बराबर होगा माइनस डेल वी के। सही है, ये हम नहीं कह रहे, ये बेसिक इक्वेशन कह रही है।
तो जब डी प्लस ए को आपने माइनस डेल बी के बराबर किया और जब माइनस डेल बी आपने पुट किया तो आपके पास जो इक्वेशन आ गई वो ई की आ गई। ई इज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस डेल बी, यानी ई प्लस ए को आपने ले लिया माइनस डेल बी, ये ई प्लस ए को ले लिया आपने माइनस डेल बी को आपने यहाँ पुट किया तो डेल क्रॉस माइनस डेल बी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है जी। इसमें आपने जो है वो डेल बी प्रोड्यूस किया तो इसमें सॉरी इसमें पुट किया तो आपने जो इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व किया, इसको और इसको और इसको, यानी इसमें आपने पुट किया माइनस डेल वी, ये, और इसको आपने इसमें आपने इसमें डेल माइनस डेल वी पुट करने के बाद इसमें आपने माइनस डेल वी वाली इक्वेशन को इसमें पुट किया तो आपके पास जो ई आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी माइनस ए डॉट। ये जी, ये इक्वेशन जो है ये बेसिक इक्वेशन बन गई आपके पास ई की फॉर्म में। और ये इक्वेशन जो है इससे आप जो है वो पोटेंशियल, आपके पास ई का पोटेंशियल आ गया जी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट ई, नीचे नोट लिखा हुआ है कि ई इज नॉट इक्वल टू माइनस डेल वी फॉर टाइम वेरिंग फील्ड बट इट इज गिवन बाय इक्वेशन 2.79। सही है, सिर्फ माइनस डेल वी के बराबर तो ये है भी नहीं, इसमें तो माइनस डेल वी माइनस ए है ना। अच्छा जी, अगर ये स्टैटिक है तो ये इक्वेशन वैलिड है, अदरवाइज यहाँ बी का कंपोनेंट आ जाएगा। जब आप यहाँ बी का कंपोनेंट कंसीडर करेंगे डेल क्रॉस ए के साथ, यानी दिस इक्वेशन, तो फिर अब आपको इसके हिसाब से इन इक्वेशंस को मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसके हिसाब से इसके हिसाब से इन इक्वेशंस को जब आप मॉडिफाई करेंगे तो फिर आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी। इस सिचुएशन में आपने डेफिनेटली आपके पास हर वैल्यू की इक्वेशन गिवन है, आपने वैल्यूज की इक्वेशन पुट की फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशंस, सही है जी, या फ्रॉम बेसिक जो आपके पास इक्वेशंस थी, दिस वन, ये वाली इक्वेशंस, इनको यूज किया आपने, ये जी, और फिर आप आगे यहाँ तक इन सबको आपने सॉल्व कर दिया इक्वेशंस को पुट करके, सिंप्लीफाई करते गए आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, कहने का मतलब ये है आपने जो स्टार्ट किया था वो किया था मैक्सवेल इक्वेशन अप्रोच, जो आपने स्टार्ट की थी वो स्टार्ट की थी कि बी जो है, यानी बी कितना होगा जितना ए होगा। फिर आपने कहा नहीं, हमारे पास बी की मैक्सवेल इक्वेशन के हिसाब से वैल्यू मौजूद है तो हम इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर आपने इन दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करके इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाने के बाद आपने कंसीडर किया कि स्केलर का जो ग्रेडियंट होता है, सॉरी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर जो होता है वो डेल बी के बराबर होता है, यानी ई प्लस ए जो है वो माइनस डेल बी के बराबर होता है। आपने ये माइनस डेल बी की इक्वेशन यहाँ पुट करके उस इक्वेशन को यहाँ पुट किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ये बेसिकली आपके पास एक पोटेंशियल आ गया। लेकिन फिर आपने कहा कि ये जो डेल वी की जो टर्म है ये सिर्फ और सिर्फ स्केलर के लिए वैलिड है, ये टाइम वेरिंग फील्ड के लिए वैलिड नहीं है। इसके बाद आपने बी को फिर कंसीडर किया, बी को कंसीडर करने के बाद आपने इन इसमें दोनों जगह जो है वो डेल को मल्टीप्लाई किया, यानी डेल को क्रॉस कराया दोनों साइड्स में, तो ये क्वेश्चन आपके पास आ गई। इसके बाद आपने कहा जी कि मेरे पास डेल डेल क्रॉस बी जो है, ये जो इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये फिर आपने यही डेल वाला काम आपने इसके साथ किया, इस वाली के साथ। तो चूंकि यहाँ आपके पास ई था और यहाँ बी था तो यहाँ एच आ गया आपके पास, इसको आपने सिंप्लीफाई किया,
मैक्सवेल इक्वेशन मजीद अप्लाई किए आपने, थर्ड इक्वेशन अप्लाई की और आपके पास ये इक्वेशन आ गई, दैट इज डेल डॉट ई इक्वल्स टू माइनस डेल डॉट डेल वी माइनस डेल डॉट ए। ठीक है जी। इस इक्वेशन इस इक्वेशन में आपके पास ई भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, यानी दोनों पोटेंशियल आपके पास मौजूद है। इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई आपने किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, दैट इज डेल क्रॉस वी प्लस डेल डॉट ए डॉट एंड डेल क्रॉस ए माइनस म्यू एप्सिलॉन ए डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल वी डॉट प्लस डेल डेल डॉट ए। अच्छा जी, ये दोनों इक्वेशन आपके पास जो आई हैं, इसमें जो पहली इक्वेशन है आपके पास, जो ये एंड रिजल्ट आया है, ये एंड रिजल्ट आया है आपके पास, एक ये इक्वेशन आई है डेल क्रॉस ई प्लस डेल डॉट ए। ठीक है जी। और एक आपके पास आई है डेल क्रॉस ए माइनस ये म्यू वाली इक्वेशन, जो कि बहुत लंबी सी इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आपके पास कहाँ से आई है, वो आपके पास आई है यहाँ से, ये इस इक्वेशन को आपने सॉल्व किया। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन या थर्ड मैक्सवेल लॉ लगाने से पहले जो इक्वेशन आपके पास बनी थी, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन अप्लाई करने से पहले, वो ये इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2। जब आपने मैक्सवेल इक्वेशन को अप्लाई कर दिया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। तो ये दो इक्वेशन जो हैं, ये आपने मैक्सवेल अप्रोच से जो है वो सॉर्ट आउट की, लेकिन इनमें एक मसला है। क्या मसला है? इनमें मसला ये है कि इनमें पोटेंशियल तो मौजूद है, वी भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, दोनों में। ठीक है जी। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि ये इस तरीके से मौजूद नहीं है, यानी वी और ए अलग से मौजूद नहीं है, इसमें से आपको वी और ए को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको इन इक्वेशंस को मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सवेल अप्रोच से आपके पास इक्वेशंस तो आ गई, लेकिन जो कंपोनेंट आपको चाहिए थे वो अलग से आपको नहीं मिले, वो इसमें से आपको मैथमेटिकली सॉल्व करके निकालने पड़ेंगे। मैथमेटिकली जब आप सॉल्व करके निकालेंगे तो डेफिनेटली इन इक्वेशन को आपने सॉल्व करना पड़ेगा। contains the potentials, these two equations contains the potential। ये जी कहानी आपकी शुरू हुई थी यहाँ से, इक्वेशन ए से, मैंने आपको मजीद एलोबरेट किया ये इक्वेशन ए से। इसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हुई तो ये दो इक्वेशन आपके पास आई, बट द इक्वेशन शुड फर्दर बी सॉल्व डेफिनेटली। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनको मजीद सॉल्व करना पड़ेगा। अब इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की, बहुत चीज़ें करने की, बहुत चीज़ें की उन्होंने, एट द एंड उनको ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरम्स और कुछ मैथमेटिकल फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को जो है वो डिफाइन करना पड़ा। एंड the first thing that is used in order to solve this equation was a theorem that is called, our next topic also, that is called Helmholtz theorem। Helmholtz या हेमहोल्ट्ज थ्योरम। ये हेमहोल्ट्ज थ्योरम क्या कर रहा है जी? ये हेमहोल्ट्ज थ्योरम जो है, to solve equation 1 and equation 2, a theorem is being developed which states that any vector field A due to finite source
is uniquely specified if and only if its curl and divergence are specified। इसका मतलब क्या है जी? ये जो हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए प्रोड्यूस किया गया, डेवलप किया गया, वो ये कह रहा है कि कोई भी वेक्टर फील्ड ए, अगर आप फॉर एग्जांपल ए लेते हैं, तो वेक्टर फील्ड ए जो है वो डिफाइन कर सकते हैं आप यूनिकली, या वो एग्जिस्ट करेगी अगर इसका कर्ल और डाइवर्जेंस एग्जिस्ट करता है तो। यानी किसी भी फील्ड का अगर कर्ल और डाइवर्जेंस एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है कि वो फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगी? इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होगी डेल डॉट ए इज इक्वल्स टू बी। ये क्या है जी? ये डाइवर्जेंस ऑफ ए है विच इज इक्वल्स टू बी। सही है जी। कोई भी वेक्टर फील्ड so called A due to finite source is uniquely specified if and only if its curl and divergence are specified। ये क्वेश्चन इस पे पूरी उतरती है। इसी तरीके से डेल क्रॉस ए बी के बराबर हो या डेल डॉट ए बी के बराबर हो, दोनों में से कोई भी चीज़ हो या दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उसका मतलब है कि ए जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हाँ हम हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम जो है ये हमारी इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व करेगा ये देख लेते हैं। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू आपको मौजूद है। इक्वेशन वन हमने ये कहा कि जी डेल डॉट ए अगर एग्जिस्ट करता है दैट मीन्स ए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बात हो गई। अब इसको हम वन और टू पे कैसे अप्लाई करेंगे? हम ये कहते हैं कि डेल डॉट ए जो है वो बी के बराबर है अकॉर्डिंग टू अवर थ्योरम, बट वी नो दैट फॉर इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, दैट इज दीज इक्वेशंस, डेल डॉट ए जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वी डॉट। ये कहाँ से हमको मिलता है स्टैंडर्ड? ये हमको स्टैंडर्ड मिलता है यहाँ से, दैट इज डेल डॉट ए। दिस डेल डॉट ए इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल वी डॉट, अगर यहाँ डेल स्क्वायर है तो। अगर यहाँ डेल स्क्वायर नहीं है तो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वी डॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वी नॉट, वी डॉट। अब क्या है जी? अब हमें हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई? हमने कहा जी डेल डॉट ए जो है हमारी इक्वेशन के मुताबिक इसके बराबर है। जब इसके बराबर है तो जहाँ जहाँ डेल डॉट ए आ रहा है हम यहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ डेल डॉट ए आ रहा है, यहाँ यानी कि यहाँ इक्वेशन वन में, तो हो जाएगा डेल स्क्वायर वी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए। अच्छा, ए पे एक डॉट मौजूद है, सही है जी, और यहाँ वी पे एक डॉट मौजूद है, तो ये डबल डॉट हो जाएगा जी। ये जी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डबल डॉट। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा डबल डॉट। ठीक है जी, और यहाँ क्या था जी? माइनस रो वी ओवर एप्सिलॉन नॉट, माइनस रो वी और एप्सिलॉन नॉट डेल क्रॉस वी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वी डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस रो वी ओवर एप्सिलॉन नॉट। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है जी? डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू एप्सिलॉन ए डॉट, डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए डॉट
ठीक है जी। माइनस इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे, तो माइनस म्यू नॉट जे, और ये जो टर्म है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे डेल डॉट ए को, तो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल वी के बराबर हो जाएगा, यानी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल वी, और ये दोनों आपस में वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास जो बचेगा बचेगा माइनस म्यू नॉट जे। ये हो गया जी डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे। तो ये जो आपकी इक्वेशंस हैं ये फर्दर एलिब्रेट होके इस वैल्यू में आपके पास आ गई, जिसमें आपके पास ये तमाम चीज़ें सिंप्लीफाई होके नज़र आ रही हैं। और अब आप चाहें तो यहाँ से v और a की वैल्यू निकाल सकते हैं इसको वहाँ ले जाके। ठीक है जी। ये डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए डबल डॉट, एंड डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो वी ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वी डबल डॉट। इनको मजीद एलिब्रेट करेंगे, यहाँ इसको डेल खत्म करने के लिए तो डेल से डिवाइड करना पड़ेगा। डेल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्ट्रेट ए और वी की वैल्यू आ जाएंगी, और यहाँ आपके पास इंटीग्रल आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ आपको कि इस टर्म, इन दोनों टर्म्स को वहाँ ले आ सकते हैं तो प्लस हो जाएंगी। फिर इसको ख़त्म करने के लिए डेल से डिवाइड करना पड़ेगा इस तरफ, दोनों तरफ डेल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डेल खत्म हो जाएगा, यहाँ डेल नीचे आ जाएगा। उस डेल को खत्म करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव का ऊपर ले जाएंगे तो वो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके पास वी और ए की वैल्यू इंटीग्रल फॉर्म में आ जाएगी। ये तो थी जी टाइम वेरिंग के लिए, क्योंकि इसमें आपके पास डॉट आ रहा है और पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन आ रही है, तो दैट इज फॉर टाइम वेरिंग। स्टैटिक के लिए क्या होगा, स्टैटिक के लिए जो टाइम वेरिंग की जो कंपोनेंट्स हैं वो जीरो हो जाएंगे, तो उसके साथ जो कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो भी जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स फॉर स्टैटिक डेल क्रॉस डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे, एंड डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू माइनस रो वी ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये यूजिंग हेल्महोल्ट्ज थ्योरम आपने इस मैक्सवेल इक्वेशन की अप्रोच से जो आपको इक्वेशन मिली फॉर पोटेंशियल्स, उनको मज़ीद सॉल्व करके आपने सिंप्लीफाई कर लिया, और आपने अपने पास वी और ए की इक्वेशंस को फाइंड आउट कर लिया। अच्छा जी, फॉर दिस फॉर स्टैटिक भी आपके पास आ गई, फॉर टाइम वेरिंग भी आपके पास आ गई। ओके जी। अच्छा जी, इसके बाद जो चीज़ आ रही है आपके पास, ये जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज लॉरेंट्ज गॉज कंडीशन। अब ये लॉरेंट्ज गॉज कंडीशन क्या है, ये बेसिकली हर छोटी छोटी एंटिटी या हर छोटी छोटी इक्वेशन को किसी ना किसी कंडीशन से या किसी ना किसी स्पेसिफाइड नाम से जो है रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और यही आगे जाके आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में काम आती हैं। अभी जो लॉरेंस गॉज गॉज कंडीशन है वो क्या है, वो ये है कि आपने एक चीज़ देखी दैट इज डेल डॉट ए इज टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वी डॉट। ये कहाँ से आई आपके पास, ये आपके पास आई फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन अप्रोच, यही आपके पास फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन अप्रोच। ये जी, तो ये आपने देखे यहाँ इस आपने इसको इससे इक्वेट किया डेल डॉट ए से। ठीक है जी, यहाँ से अभी जो डेल डॉट ए के लिए आपने जो इक्वेशन बनाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसको आप कह रहे हैं लॉरेंस गॉज कंडीशन। ये लॉरेंस गॉज कंडीशन क्या बता रही है आपको, लॉरेंस गॉज कंडीशन आपको ये बता रही है कि जब आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है ए,
उसका आप ग्रेडियंट लें, सॉरी उसका आप डाइवर्जेंस लेंगे, तो उसका डाइवर्जेंस जो है वो इन चीज़ों के बराबर होगा, जिसमें आपके पास V भी होगा, ये वोल्टेज, जिसमें आपके पास ये पोटेंशियल, जिसमें आपके पास परमिबिलिटी भी होगी और परमिटिविटी भी होगी। यानी एक फील्ड को अगर आप डाइवर्ज करेंगे तो आपके पास, एक फील्ड को डाइवर्ज करेंगे आप तो आपके पास जो कॉम्बिनेशन आएगा दैट विल बी कंटेन द component ऑफ परमिटिविटी, परमिबिलिटी एंड पोटेंशियल। ठीक है जी। अब इस कंडीशन को आप, जो आपने मैक्सवेल इक्वेशंस के दौरान, मैक्सवेल इक्वेशन अप्रोच के दौरान हासिल की थी, उसको आप अगर पुट करेंगे यहाँ और सॉल्व करेंगे इनको, तो आपके पास साइनोसॉइडल इक्वेशन में जो कंडीशन आई थी, अगर आपको याद हो पहले लेक्चर में, आपको अगर याद हो पहले लेक्चर में, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पहले या दूसरे लेक्चर में, उसमें आप ये लॉरेंस कंडीशन को, लॉरेंस गॉज कंडीशन को पुट करेंगे साइनोसॉइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस में, तो आपके पास ये दो इक्वेशन आ जाएंगी फॉर साइनोसॉइडल पोटेंशियल। वो क्या है वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये इक्वेशन जो है ये आपकी पिछली जो फेजर फॉर्म की इक्वेशन है वहाँ से आई हैं, और अगर आप देखें तो इसमें और इन इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है। आपने इसके ए को और इसके वी को जो है वो सॉल्व किया है। जब इसके ए और वी को सॉल्व करेंगे फेजर फॉर्म में ले जाके, तो आपके पास एक टर्म आ जाएगी ओमेगा की, जो कि अगर आपको याद हो तो वो यहाँ भी आई थी इस टर्म में, जब आपने इसको फेजर में कन्वर्ट किया था। फेजर में कन्वर्ट करने के बाद जब इसको सॉल्व किया था टाइम डिफ्रेंसिएशन को, तो आपके पास एक फील्ड आ गई थी, एक कंपोनेंट आ गया था जे ओमेगा का, वही यहाँ आ गया ये। और ये इक्वेशन जो है ये यही इक्वेशन है, सिर्फ इसमें इस टाइम वेरिंग डिफरेंशियल को आपने सॉल्व किया है ये फेजर अप्लाई करके, तो आपके पास, क्योंकि यहाँ डबल डॉट था तो ये डबल दफ़ा डेरिवेटिव हुआ, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ गया दोनों जगह। तो ये चेंज है सिर्फ, बाकी दोनों इक्वेशन सेम है। तो जी आज का जो टॉपिक था उसमें आपने जो है क्या देखा, उसमें आपने जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा ओवरव्यू किया, और उसके बाद हमने टाइम वेरिंग पोटेंशियल्स के जो दो मेथड थे उनको डिटेल में देखा, और उनसे हमने चीज़ें ड्राइव जो हुई थी उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। उनसे जो इक्वेशन ड्राइव हुई थी उनको सॉल्व किया हमने हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम के ज़रिए, और फिर उनकी लॉरेंस गॉज कंडीशन अप्लाई करके साइनोसॉइडल इक्वेशंस को भी हमने प्रोड्यूस किया फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह सारी चीज़ें हम जो है हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे जो जूम सेशन है इंशाल्लाह वो इस वीक डेफिनेटली हम रखेंगे, और अब हम फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू बी, कोशिश करके घर पे ही रहें, बी सेफ, स्टे एट होम। कोई बहुत ज़रूरी काम है तो निकलें, और निकलें तो पूरे एहतियात के साथ निकलें। थैंक यू वेरी मच।